गर्मी से परेशान राधिका का बीमार पति। गर्मी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। सच कहूं तो मुझसे अब सांस भी नहीं ली जा रही। सुनिए, आप हिम्मत मत हारिए, रुकिए, मैं अभी बाहर हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी चलाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ बहू, ये सही सुझाव है तेरा, जा लिया पानी, इससे थोड़ी राहत मिलेगी मेरे बीमार बेटे को। अब राधिका भीषण गर्मी में सिर पर पल्ला करके हैंडपंप से पानी लेने जाती है। राधिका कई बार हैंडपंप को चलाती है, लेकिन हैंडपंप से एक बूंद पानी बाहर नहीं आता। अरे ये क्या हो रहा है, हैंडपंप से पानी क्यों नहीं आ रहा? तभी दूर से आती सुमित्रा राधिका को देखकर, अरे क्या कर रही हो राधिका, अब इस हैंडपंप में मेहनत करना छोड़ दो। इस भीषण प्रचंड गर्मी से इस हैंडपंप का पानी पूरे तरीके से सूख चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या होगा? अब मैं अपने बीमार पति को गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से पिलाऊं? अब राधिका खाली बाल्टी लेकर घर आती है। माँ जी, बढ़ते तापमान के कारण हैंडपंप का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए अब हम सभी को कैन में भरा पुराना गर्म पानी ही पीना होगा। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? इस कड़कड़ाती गर्मी में एक हैंडपंप के ठंडा पानी का ही सहारा था, वो भी चला गया। राधिका का ससुराल बहुत ही गरीब था। साथ ही राधिका का पति शारीरिक रूप से हमेशा बीमार ही रहता था। राधिका ही लोगों के घर में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी। तभी एक दिन राधिका परेशान होकर अपने घर की चौखट पर बैठी हुई थी। अरे राधिका, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो घर के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। अब शारदा राधिका को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। अच्छा राधिका, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। शारदा राधिका को बिठाकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है। वहीं राधिका अपने बीमार पति की चिंता में खोई हुई होती है। तभी अचानक राधिका की नजर टेबल पर पड़े पैसे के ऊपर जाती है और राधिका ना चाहते हुए भी मजबूरी में आकर उस पैसे को उठाकर अपने आंचल में बांधने लगती है कि तभी चाय लेकर आती शारदा ये सब देखकर, अरे राधिका, क्या कर रही हो तुम? मेरे घर में आकर मेरे ही पैसे चुरा रही हो। चोर चोर कोई है, घर के अंदर आओ। राधिका, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम चोर हो तो मैं तुम्हें अपने घर कभी नहीं लाती। शारदा धक्के मार मार कर राधिका को अपने घर से बाहर लाती है। वहीं आसपास के लोग राधिका के ऊपर पत्थर चलाने लगते हैं। तभी राधिका अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए बिलख कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। भगवान के लिए मेरी मजबूरियों को समझिए। अरे ऐसी कैसी मजबूरी है कि पड़ोस के घर में ही पैसे चुराने लगी? अरे तुम्हारी जैसी चोरनी का तो इस गांव में रहना ही बेकार है। हाँ, इस चोर को हमारे गांव से बाहर करो। अब सारा गांव एकजुट होकर बेबस राधिका को उसके परिवार के साथ मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। राधिका अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मोटरी लेकर गांव से निकल जाती है। इसके बाद नंगे पांव कड़ी धूप में गर्मी से परेशान होकर पूरा परिवार अपना सिर ढकने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिलती। तभी राधिका का बीमार पति परेशान होकर कहता है, पानी पानी, मुझे कोई अब पानी की एक बूंद पिला दो। गला सूख रहा है मेरा, मैं अब और नहीं चल पाऊंगा। बस थोड़ी दूर और वहाँ देखिए, वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है, चलिए वहाँ चलकर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे और नहीं चला जाता। माँ, मेरे पैर धूप से जल रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है। नहीं नहीं, मुझे अब और नहीं चला जाता। माँ, मेरे पैर धूप में जल रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है। इधर आओ, मेरे पल्लू को अपने सर पर रख लो, कुछ देर की और बात है, बस फिर हम उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाएंगे। अब धीरे धीरे गर्मी में चलकर पूरा परिवार विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और राधिका अपने सिर से मोटरी को नीचे रखते हुए, अशोक जी, आप यहाँ इस बरगद के पेड़ के ठंडी छांव के नीचे बैठिए। बेटा आओ, तुम भी यहीं बैठो, यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वो बात तो ठीक है बहू, पर ये देख के बरगद का विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं ऊपर और जड़ इस तालाब के अंदर है, और इस तालाब से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। वैसे अशोक जी, आप इस तालाब के ठंडे पानी में नहा लीजिए, इससे आपकी तबीयत में थोड़ी राहत आएगी। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। पापा, मैं भी आपके साथ तालाब के अंदर जाऊंगा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, चलिए हम सब एक साथ तालाब के ठंडे पानी में नहाने चलते हैं। अब एक एक करके सारा परिवार तालाब के अंदर उतरता है। तालाब के निचली सतह में ठंडे पानी में तैरकर कितना सुकून मिल रहा है। और माँ जी, ये देखिए, तालाब की मिट्टी में बरगद के पेड़ की जड़ें कैसे फैली हुई हैं, और दूर दूर तक इस तालाब में बरगद के पेड़ की शाखाएं बिखरी हुई हैं। हाँ बहू, सही कहा।
बहू, तालाब के अंदर ठंडक और सुकून तो बहुत है, पर सच कहूँ तो बहू, अब मेरी सांसें रुक रही हैं, मुझे बाहर निकलना होगा। हाँ मम्मी, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब सारा परिवार एक एक करके तालाब से बाहर आकर बैठता है और कुछ ही देर में गर्मी से परेशान होकर। हाय राम, बाहर कितनी गर्मी हो रही है, इससे अच्छा तो मैं तालाब के ठंडे पानी के अंदर थी। माँ जी, बाहर जितनी गर्मी है और तालाब के अंदर उतनी ही ठंडक है। मैं तो सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना हम तालाब के अंदर अपना पेड़ घर बनाएं। आइडिया बुरा नहीं है राधिका, पर तुमने देखा नहीं 5 मिनट के अंदर हमारी सांसें तालाब के अंदर रुकने लगी। ये तो है। अगले दिन, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटा रुको, मैं कुछ करती हूँ। अब कड़कड़ाती गर्मी में राधिका अपनी मोटरी से पैसे निकाल कर एक दुकान से ब्रेड और 1-1 रुपए वाले टोमेटो सॉस लेकर आती है और अपने पूरे परिवार को खिलाती है। मम्मी मम्मी, और ब्रेड में टोमेटो सॉस लगाकर दो ना, मुझे और भूख लगी है। अब रात में सारा परिवार बरगद के नीचे बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है। वहीं राधिका खुद से बातें करती हुई। वैसे जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि कैसे तालाब में जाने से पहले लोग एक पाइप, नाली और स्नोकल्स मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अब अगले दिन सुबह राधिका ये बात अपने पति से कहती है। अच्छा, वो पाइप नली राधिका, हम प्लम्बर की दुकान से प्लास्टिक के हार्ड पाइप लाकर भी बना सकते हैं। अब अशोक प्लम्बर की दुकान से पुरानी प्लास्टिक की हार्ड पाइप लाकर राधिका को देता है। राधिका उन पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती है, जिसके बाद उन पाइपों को मुंह में लगाते हुए सारा परिवार नदी के अंदर जाता है और इस बार वो लोग तालाब में 5 से 7 घंटे आराम से बिता पाते हैं। मम्मी मम्मी, इस पाइप नली से तो मैं आराम से तालाब में सांस ले पा रहा हूँ। अब सारा परिवार तालाब से बाहर आता है। इसी तरह अगले दिन राधिका एक प्लास्टिक की फैक्ट्री से छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लाती है और उससे स्नोकल्स मास्क बनाती है। ये क्या बना रही है बहू? माँ, ये मैं तालाब के अंदर पहनने वाली स्नोकल मास्क बना रही हूँ। उसको पहनकर हम आराम से लंबे समय तक तालाब में रहकर अपना पेड़ घर बना पाएंगे। वहीं सुरेश और अशोक मिलकर बांस की लकड़ियां और पेड़ों को काटने के लिए आरी लेकर आते हैं। अच्छा हुआ आप सभी ये सामान ले आए। चलिए अब मेरे बनाए इस मास्क को पहन लीजिए ताकि हम आसानी से तालाब में जाकर अपना पेड़ घर बना पाएं। अब पूरा परिवार मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाते हैं। सुरेश और अशोक मिलकर आरी से पेड़ की शाखाओं की कटिंग करते हैं और बड़े बड़े हॉल बनाकर उसको कमरे का आकार देते हैं। ऐसा करते करते पूरा परिवार का कई दिन तालाब में ही गुजर जाता है और तब जाकर उनका आधा घर बनता है। उसके बाद अशोक पेड़ घर के बाहर बांस की सीढ़ियां बनाता है और दूसरी शाखा पर वो अपने छोटे बेटे राहुल के लिए एक झूला भी टांगता है। ये बल्ले बल्ले पापा, आपने तो कितना शानदार झूला बनाया है। तालाब के ठंडे ठंडे पानी में झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा है। वहीं राधिका तालाब के अंदर जमी मिट्टी से ही चूल्हे और बर्तन भी बनाकर तैयार कर लेती है। तालाब की ये मछलियाँ बहू, तुमने कितनी चटपटी बनाई है। ठंडे ठंडे मौसम में ये गर्मा गर्म मछली खाकर तो मजा आ गया। हाँ, और इस ठंडे तालाब में अब मेरी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। राधिका का पूरा परिवार तालाब में बनाए अपने पेड़ घर में खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। धीरे धीरे ये बात तालाब के ऊपरी सतह पर रहने वाले लोगों को भी पता चलती है। तभी गांव का विश्वनाथ तालाब में डुबकी लगाता है, जहां वो तालाब में राधिका का पेड़ घर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे बाप रे, इस राधिका ने तालाब के अंदर अपना इतना सुंदर पेड़ घर बना रखा है। अब अगले ही दिन विश्वनाथ ये सारी बात गांव के सभी लोगों से कहता है और गांव के सभी पुरुष तालाब के अंदर जाकर दूसरे विशाल पेड़ों को ढूंढने लगते हैं और उन्हें पेड़ भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो राधिका से मदद मांगते हैं। देखो राधिका, हमें भी तुम्हारी तरह इस तालाब में कई विशाल पेड़ मिल गए हैं। अब राधिका, जैसे तुमने अपना ये घर बनाया है, वैसे ही हमारा भी तालाब के अंदर ये पेड़ घर बनवाने में मदद करवा दो, ताकि हम भी इस प्रचंड गर्मी से बच पाएं। जी बिल्कुल, मैं आप सभी की मदद करूंगी। अब राधिका हजारों मात्रा में प्लास्टिक के टुकड़ों को लाती है और उनका मास्क बनाती है। उसके बाद राधिका का पति और उसके ससुर मिलकर गांव के अन्य लोगों का भी घर तालाब के अंदर बनवाते हैं। इसके बाद राधिका के सिर पर लगा वो चोर का दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। हम लोगों से गलती हो गई राधिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें चोर समझा, पर तुम तो बहुत ही समझदार और दयालु निकली। तुम्हारी वजह से हम सभी लोगों का इतनी भीषण गर्मी में तालाब के अंदर पेड़ गांव बनकर तैयार हो पाया। कोई बात नहीं, इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकती थी।
इस दिन के बाद से सारा गांव अपनी झोपड़ी को छोड़कर गांव में तालाब के अंदर अपने पेड़ गांव में खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। सुमित्रा की बहू घरों के काम में लगी होती है, वहीं खाट पर सुमित्रा हाथ वाला पंखा लिए बैठी होती है। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। लगता है इस बार की गर्मी में तो मानो जान चली जाएगी। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार की गर्मी तो ऐसी है मानो जान ही ले ले। अभी ही नहा कर आई हूँ और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं नहाए आई हूँ। अरे मुझे देख लो, ऐसा लग रहा है मानो मैंने अपने ऊपर पानी डाल दिया हो। लेकिन ये गर्मी तो मेरी जान ले रही है। सुमित्रा और उसकी 10 बहुएं गर्मी से परेशान थीं। सुमित्रा के बेटे शादी के बाद ही अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह बंध चुके थे कि वो शहर जाकर कमा रहे थे और महीने में अपनी पत्नी और माँ के लिए पैसे भेज दिया करते थे। मैं तो कहती हूँ हमें इस गर्मी से खुद को बचाना होगा। जब मैं बच्ची थी तो मेरे पिताजी घर में ठंडक के लिए घर की छत पर गीली बोरियां डाल देते थे ताकि उससे कुछ राहत मिल सके। ये तरकीब भी बुरा नहीं है, हमें ऐसा जुगाड़ करना चाहिए। वैसे भी ना तो घर में कूलर है ना ही पंखा। लगता है गर्मी से तुम सभी का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। भूल गई क्या 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेरे बच्चे शहर में कितनी मुश्किल से रहकर मेहनत कर रहे हैं। ये तो है माँ जी, तो क्यों ना हम बोरियों को गीला करके अपने इस घास फूस से बने घर की छत पर रख देते हैं। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो वैसे भी गर्मी से परेशान हूँ। अब बाकी बहुएं मिलकर छत पर गीली बोरियां डाल देती हैं, जिससे गर्मी से तो काफी हद तक राहत मिलती है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि वो बोरियां भी तुरंत सूख जाती हैं। तुम लोगों ने काम तो अच्छा किया था, लेकिन इस धूप और गर्मी ने सारे काम पर पानी फेर दिया। इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। समय बीत रहा था। न सिर्फ सुमित्रा और उसकी बहुएं गर्मी से परेशान थीं, बल्कि गर्मी तो सारे गांव वालों को भी उतना ही परेशान कर रही थी। लेकिन गांव के लोग पास की नदी में गर्मी लगने पर डुबकी लगा आते थे। अरे अरे भाभी, ये सब क्या है? आप लोगों को पसीना तो ऐसे टपक रहा है जैसे नहाने के बाद शरीर से पानी टपकता हो। क्या कर सकते हैं कांता बेटी, अब गर्मी ही इतनी है तो उसे झेलना भी पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं तो पास की नदी में नहा कर आई हूँ। क्या आनंद आता है नदी में उतरते ही। हाँ रूपाली, आखिर आप जो ठहरी गांव की बेटी, तो कहीं आने जाने में शर्म और रोक कैसी। हमें तो बाहर निकलने में भी सोचना पड़ता है। कहीं तो मेरी बहू को नदी में नहाने की आदत तो नहीं दिलवाने आई है। अरे बहुएं घर में ही रहे तो अच्छा, उनमें थोड़ी सहनशीलता भी होनी चाहिए। समय के साथ गर्मी और भी ज्यादा बढ़ रही थी और एक रोज सुमित्रा के दरवाजे पर गांव का जमींदार हरीलाल आता है और सुमित्रा से काफी देर तक बहस करता है। सुमित्रा की बहुएं भी जमींदार की बातें सुन रही। कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका पाई पाई चुका दूंगी। पाई पाई का तो पता नहीं, लेकिन देर शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए सुमित्रा बहन, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार कर बाहर निकाल सकता हूँ। सुमित्रा लाचार हो चुकी थी। उसे अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अपने छोटे बेटे की शादी में सुमित्रा ने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसका ब्याज अब काफी ज्यादा हो चुका था। माँ जी, हम सब का गहना बेचकर आप जमींदार के मुंह पर पैसा मार दीजिए। अपना अपना सामान बांध लो, कहीं और ठिकाना ढूंढ लेते हैं। वो जमींदार काफी लालची है, ये सारा सोना गहना देकर भी उसके ब्याज का पैसा हम चुका नहीं सकते। सुमित्रा अब अपनी बहू के साथ उस घर से निकल जाती है। एक तो जला देने वाली गर्मी, ऊपर से घर में बेघर सुमित्रा और उसकी लाचार बहू को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कितनी राहत है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि बस नदी के ऊपर अपना घर बनाकर बस जाऊं। क्या बोला दीदी आपने? इस नदी के ऊपर घर? अगर इस नदी के ऊपर हमारा घर बन जाए तो? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? हम घर से बेघर हो चुके हैं, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें मजाक सूझ रहा है। सुमित्रा की बातों पर बाकी बहुएं गौर नहीं करती, बल्कि वो तो इस बारे में सोच रही थी कि अब रहने और खाने का जुगाड़ कैसे होगा। अगर हमने कोशिश भी नहीं की तो हमारा कोई हक नहीं कि हम अपनी किस्मत पर रोएं। इतना कहकर सभी बहुएं अलग अलग बंट जाती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। पानी में जो ये पुराना टूटा हुआ पेड़ तैर रहा है, हमें यही घर बनाना है। बस दीदी, अब आप एक बढ़ई की बेटी का कमाल देखो। सीमा और काजल नदी के बीचों बीच टूटे हुए पेड़ की मदद से घर तैयार करने में जुट जाती हैं। वहीं बाकी बहुएं खाने पीने और कमाने के जुगाड़ में लगी हुई थी। ये कैसे संभव है बहू? तुम लोग अपना समय जाया कर रहे हो। बड़े बड़े विद्वान भी पानी के बीच में घर नहीं बना सकते और तुम तो औरतें हो। कर दी ना औरों जैसी बातें माँ जी। अगर कुछ नहीं हुआ तब आप सुना लेना, अभी कोशिश तो करने दो। सीमा और काजल को लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त नदी में लकड़ी का घर बनाने में लग जाता है। वहीं मधु और रेखा पानी से कमल, ककड़ी, सिंघाड़ा और मछलियों को पकड़कर उन्हें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं।
इस पानी को फिल्टर करके अच्छे दामों में गांव में बेचूंगी। और देखो ये नदी का पानी कितना ठंडा भी है। इसके लिए हमें कबाड़ी की दुकान से कोई पुरानी पानी फिल्टर करने वाली मशीन ढूंढ लेनी चाहिए। सुमित्रा अपनी बहू को लगातार कई दिनों तक जुगाड़ करते हुए देखकर हैरान थी। उसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी 10 जुगाड़ू बहुओं ने कुछ ही दिनों में इतना कुछ जुगाड़ कर लिया है। सभी बहुएं अपने अपने जुगाड़ में लगी हुई थीं। ये क्या किया तूने? ऐसी उम्मीद तुझसे नहीं थी बहू। अब मुझे लग रहा है कि तू वाकई एक बढ़ई की बेटी है। माँ जी देखिए, मुझसे तो ये मछलियाँ पकड़ी ही नहीं जा रही थी, लेकिन 2-4 दिन में मैं इन्हें भी चकमा देकर पकड़ना सीख ही गई हूँ। और ये कमल, ककड़ी और सिंघाड़ा तो गांव के लोगों के बीच इतना ज्यादा फेमस है कि मैं जैसे ही इन्हें लेकर गांव में पहुंचती हूँ, लोग इन्हें लेने के लिए टूट पड़ते हैं। तुम लोगों ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। सुमित्रा की बहुओं का बनाया हुआ टूटे हुए पेड़ से नदी के ऊपर सुंदर से घर को देखने गांव से लोग तो आ ही रहे थे। यहाँ तक कि उनके घर को अखबार के फ्रंट पेज पर छापा गया था। देखो भाभी, आप लोगों ने तो काकी का और अपना नाम रोशन कर दिया। गांव में हर कोई आप लोगों की ही चर्चा कर रहा है, आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की और सबसे खासकर आपकी अकल की। आखिर बहू भी किसकी है? कमाल तो इन्हें दिखाना ही था। मुसीबत में हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और डटकर मुसीबत का सामना करना चाहिए। ये मैंने अपनी बहुओं से ही सीखा है। सुमित्रा को अब न गर्मी की फिक्र और न ही खाने और पैसों की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा की बहू ने तो कमाने से लेकर घर और बाहर जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। क्या बात है, आज तक समुद्र के किनारे बड़े बड़े लोगों का घर देखा था, आज पहली बार एक गरीब का घर नदी के बीचों बीच देख रहा हूँ। यहाँ तो न कूलर की चिंता, न एसी फ्रिज की। कितनी ठंडक है। हाँ भैया, ये आखिर कमाल भी तो हमारी पत्नियों का ही है, जिन्होंने इस छोटे से गांव का नाम रोशन कर दिया है। अरे तुम लोग कब आए और कैसे? बस अभी आए हैं माँ। आपने तो मुझे बताया नहीं कि जमींदार साहब ने आप लोगों को घर से बेघर कर दिया है, लेकिन मुझे रूपाली ने सब बता दिया था। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अब मेरा घर नदी के बीचों बीच टूटे हुए पेड़ में बसा है। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि हम लोग घर से बेघर होने के बाद जुगाड़ लगाकर ये सब कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास रखा और कर दिखाया। सुमित्रा और उनकी बहुएं जब घर से बेघर होती हैं तो उन्हें अपने लाचारी पर रोना था या फिर कुछ कर दिखाना था, लेकिन सुमित्रा की बहुओं ने भी लाचारी और बेचारी दोनों को पीछे छोड़ते हुए पूरे गांव में नाम कमाया। अब तो मुझे लगता है तुम लोगों को भी बहू के साथ उनका हाथ बटाना चाहिए। कोई मछली पकड़ रहा है तो कोई किसी को कमल, ककड़ी और सिंघाड़ा बेचते हुए मजा आ रहा है। क्यों बहुओं? और शीतल ने तो नदी को पानी भी बेचना शुरू कर दिया, फिल्टर लगाकर। क्यों है ना शीतल? अब सभी एक साथ खिलखिलाकर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि इनका संघर्ष घर से बेघर होना और फिर से दोबारा खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना इतना भी आसान नहीं था। आप सभी को हुए अपने पति के साथ इस नदी के बीच में टूटे हुए पेड़ में रहते हैं और कुछ पैसे जोड़कर गांव में अपना पक्का मकान भी बनाकर उसमें रहना शुरू करती हैं।